वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे होंगे घर पे। मुगल अंपायर पार्ट 1 उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे। मुगल अंपायर पार्ट 2 आज हम अपलोड करने वाले हैं वीडियो। सबसे पहले तो उन लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देख के लाइक एंड कमेंट्स किए हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिन्होंने देखा और बिल्कुल ही लाइक एंड कमेंट्स नहीं किए हैं। अगर एक लाइक एंड कमेंट्स आप करेंगे तो शायद से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, कोविड-19 और स्टूडेंट्स कोचिंग तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको जो है अपलोड करके वीडियो ऑनलाइन, ताकि स्टूडेंट्स घर पे बैठ के तो इसको देख सकें, एंजॉय कर सकें और पढ़ सकें, क्योंकि एजुकेशन स्पेस का कोई असर ना हो। हम लोग ने ये डिसाइड किया है और सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं बल्कि साइंस से भी रिलेटेड, मैथ से भी रिलेटेड हर वीडियोस हम लोग जितनी भी कोशिश हो रही है हम लोग इस पे अपलोड कर रहे हैं। सिंपल गुजारिश ये है कि अगर आप लाइक एंड कमेंट्स करेंगे तो शायद से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारी पूरी टीम की हौसला अफजाई होगी और हमें और भी मन करेगा हम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपलोड करेंगे। मर्जी आपकी, आप नहीं भी करेंगे फिर भी हमें तो काम है भाई, हमें तो ये डाउनलोड करना ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मुगल पार्ट्स जो है ये पार्ट 2 मुगल संपायर पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 आपने देखा होगा और थोड़ा सा पार्ट 1 को भी हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करके बताएंगे कि पार्ट 1 के अंदर क्या क्या चीजें हमने समझा और उसको हम पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। मुगल अंपायर 1526 टू 1707 पार्ट 2 है। अगर हम एक मिनट में ये कहें कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या चीजें समझा है ना और कौन कौन सी चीजों पे हम गुफ्तगू किए थे, तो हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। बेसिकली पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो बाबर थे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई उज्बेकिस्तान के अंदर और वो कैसे काबुल पहुंचे और फाइनली 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के जो लास्ट सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनसे लड़ने के बाद दिल्ली और आगरा के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की। तो हम शुरुआत ये किए थे कि मुगल संपायर इंडिया के अंदर कैसे आए, कब आए और जब बाबर हिंदुस्तान पहुंचे तो पहुंचने से पहले क्या क्या चीजें थी। क्या बाबर खुद इंडिया पहुंचे थे या बाबर को किसी ने इनवाइट किया था और क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको मजबूरन बाबर को हिंदुस्तान को फतेह करने पे मजबूर हो गए वो। अच्छा, एक चीज हमने बताया कि इससे पहले भी और भी बहुत सारे रूलर्स थे जो हिंदुस्तान पहुंचे लेकिन हिंदुस्तान में अपनी कोई हुकूमत नहीं शुरू की। जैसे इसमें आप महमूद और गजनवी के बारे में पढ़े, ऐसे कई रूलर्स थे सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए, लेकिन आने के बाद वो केवल जो है अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश यहाँ पे नहीं किए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि बाबर इंडिया में इसका जो टाइम पीरियड 1526 से 30, मतलब 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और 30 में 1530 में इनका इंतकाल हो गया 47 साल की उम्र में। तो हम इसको आज कंटिन्यूअसली समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में विस्तार से हम बताएं फर्स्ट वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। हमने ये बताया था कि 21 अप्रैल 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यहाँ पे यह है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस मैदान के अंदर 3 लड़ाइयां हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, फिर सेकेंड बैटल जो आज डिस्कस करने वाले हैं 1556 में एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। तो कहने का मतलब इस मैदान में 3 लड़ाइयां हुई और तीनों ने हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया, है ना। और हमने कहा था कि एक और लड़ाई हुई थी 16 मार्च 1527 AD। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट सिंपली जो है 1527 याद करके जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन उनको जो है कभी ये भी डेट्स पूछ लेते हैं कि कौन से महीने में कितने इसके। तो आपको अगर ये भी करेंगे, क्योंकि कई दफा ऐसा मैंने देखा है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में सवाल आते हैं तो वहां पे अप्रैल में 1 अप्रैल 2 अप्रैल या 22 अप्रैल करके वो जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली चीजों को समझ पाए या नहीं। तो 21 अप्रैल अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा मुकम्मल तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, 16 मार्च 1527 में एक और लड़ाई हुई जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, 1527 में। खानवा बेसिकली राजस्थान में एक जगह है
और जो युद्ध हुई थी वहां पे बैटल्स हुए थे वो बेसिकली दो व्यक्ति के बीच में, एक तो बाबर थे जो मुगल सल्तनत की स्थापना कर रहे थे हिंदुस्तान में, और इसमें जो है राजपूत रूलर थे जिनका नाम है राणा सांगा, ठीक है, वर्सेस बाबर। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। फाइनली ये हुआ कि बाबर जीत गए, राणा सांगा डिफीट हो गए, हार गए, और फिर वो जो है राजस्थान के कुछ हिस्से में बाबर ने कब्जा कर लिया। इसमें एक सवाल ऐसे आता है कि जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को अगर कारण पूछे, कॉजेस पूछे कि क्यों लड़ाई हुई थी, तो आप जानते हैं पिछले वीडियोस में विस्तार से बताया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैटल ऑफ खानवा क्यों हुई थी राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच में, इसके पीछे क्या वजह थी, तो मैंने सिंपली बताया था आपको कि दो इंडियंस थे जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था कि बाबर आके हिंदुस्तान पर अटैक्स करें। इसमें से मैंने एक आपको बताया था दौलत खान, जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, जिनकी दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, उनसे कॉन्फ्लिक्ट था, तनाव था, तो वो चाह रहे थे कि कोई आए बाहर से और जो है यहाँ पे वॉर्स हो, युद्ध हो, और फाइनली जो है वो दिल्ली सल्तनत की हुकूमत खत्म हो जाए। तो जो इनविटेशंस बाबर को मिला था, या जो इनवाइट किया था बाबर को, तो उसमें एक व्यक्ति और भी थे, राणा सांगा और दौलत खान ने मिली। अच्छा, मैं एक चीज ये बताया था आपको कि बहुत सारी किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर राणा सांगा नहीं मिलते हैं, मतलब ये सिंपल होता है कि दौलत खान ने बुलाया था, लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर राणा सांगा की भी नाम मेंशन है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं कि ये भी उसमें शामिल थे। अच्छा, दोनों ने ये सोच के रखा था कि बाबर हिंदुस्तान में आएंगे, आने के बाद वो जो है अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद फिर वापस काबुल चले जाएंगे, अपनी हुकूमत कायम नहीं करेंगे। जिस तरह से तैमूर आए थे या जिस तरह से महमूद ऑफ गजनवी आए थे, सेम वैसे ही बाबर भी करेंगे। लेकिन बाबर पानीपत के मैदान में युद्ध को जीतने के बाद अपनी पूरी मंसूबा या अपना पूरा जो उनका फैसला था वो चेंज कर दिया, और बाबर ये डिसाइड किया कि अब अपनी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर ही वो करेंगे, और अपनी मुगल संपर्क का स्थापना उन्होंने 1526 में किया। तो जाहिर सी बात है राणा सांगा से तो बात हुई थी कि बाबर वापस जाएंगे। अच्छा, दौलत खान को पानीपत के मैदान में तो युद्ध हुआ था, उससे पहले ही दौलत खान का मर्डर हो गया, कत्ल हो गए। बचा राणा सांगा, तो राणा सांगा के साथ भी लड़ाई हुई, है ना, और फाइनली जो है, क्योंकि राणा सांगा ये मानते थे कि बाबर वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबर डिसाइड थे, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी था वहां पे। तो फिर दोनों व्यक्ति आपस में लड़े, जिसमें बाबर जीत गए। हम इतना पूरा विस्तार में आपको बता दिए थे। खानवा बेसिकली राजस्थान में है, और राणा सांगा एक जगह है मेवाड़ राजस्थान में, वहां के वो रूलर थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, आज हम तीसरी युद्ध पढ़ेंगे इसमें। में 1520 AD, यानी 6 में 1528 को एक और लड़ाई थी, है ना, बाबर वर्सेस मैदनी राव, ठीक है, ये रूलर है। और मैदनी राव बेसिकली उस वक्त जो रूलर थे, एक जगह है मालवा मध्य प्रदेश के अंदर। तो बाबर और मैदनी राव के बीच में भी लड़ाई हुई, है ना, जिसमें से ये हुआ, इसका रिजल्ट अगर देखें, ये हुआ कि बाबर फाइनली इसको भी जीत गए, क्योंकि काफी कामयाब रूलर माने जाते हैं इंडिया के अंदर, और काफी एक्सपीरियंस थे। एक एक रूलर को वो जो है बार बार डिफीट कर रहे थे, ठीक है। तो मैदनी राव को जो है वो फाइनली डिफीट किया, और 6 में 1528 को भी जो है बाबर जीत गए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके पीछे अगर कॉजेस पूछा जाए कि आखिर इस युद्ध की कारण क्या थी, क्यों लड़ाई थी, तो जाहिर सी बात है बाबर इंडिया आए, है ना, 1526 में आए, तो चाह रहे थे बाबर कि अपनी हुकूमत को एक्सपेंड करना हो। तो जाहिर सी बात है उस वक्त रीजनल हुकूमतें बहुत थी, गुजरात के अंदर थी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, ऐसे कई कई, जैसे अभी बंगाल पहुंचेंगे हम लोग, बंगाल के अंदर भी तो छोटी छोटी हुकूमतें थी। बाबर ये चाह रहे थे कि सब हुकूमत को अपनी हुकूमत में मर्ज किया जाए, और जितने भी छोटे छोटे रूलर्स हैं सबको जो है डिफीट करके जो अपनी हुकूमत इंडिया के अंदर मजबूत किया जाए। तो ऐसे होते हैं, जिस तरह से इलेक्शन होता है ना, आज के दौर में चुनाव होता है, कोई भी रीजनल पार्टीज को हराना है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को हरा के जो है फुल बहुमत के साथ जो है लोकसभा का इलेक्शन जीतना है। सेम उस जमाने में भी ये सब चीजें होती थी। फर्क इतना था कि अभी इलेक्शन होता है, उस जमाने में लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, लेकिन चीजें वही होती थी, है ना। जैसे मध्य प्रदेश का एरिया को जीतना है, तो अभी क्या होती है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं,
उस जमाने में बैटल्स होते थे क्योंकि इलेक्शन का कुछ था नहीं वहां पे कॉन्सेप्ट। तो इसको भी फाइनली जो है बाबर जीत गया 66 में। याद रखिएगा, कभी कभी डेट्स के साथ पूछते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आखिर इसके कारण क्या थे, तो उसका कारण ये था बिकॉज बाबर वॉन्ट्स एक्सपेंड हिज एम्पायर, कि बाबर चाह रहे थे कि अपनी हुकूमत को क्या करें, एक्सपेंड करें, और एक के बाद एक स्टेट्स को फतह कर रहे थे, वो जीत रहे थे। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो अब तक जो है आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान का मालवा जो आपका मेवाड़ वाला हिस्सा है, और मध्य प्रदेश के अंदर, तो इन तीन स्टेट्स में बाबर ने अपनी हुकूमत की। ठीक है, एक और जगह थी जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, है ना, जिनको हटाना बहुत मुश्किल था, और बाद में जब हुमायूं आए हुकूमत करने के लिए, तो हुमायूं के साथ भी लड़ाई हुई, और हुमायूं को वतन छोड़ने पे उन्होंने मजबूर कर दिया, जिसको जिलावतनी कहते हैं, और हुमायूं इंडिया को छोड़ के वापस फिर वो पर्शिया चले गए, और फिर बाद में वो आए। तो इतने मजबूत रूलर थे यहाँ के, है ना। तो एक एरिया है यहाँ पे बंगाल। बंगाल से मुराद ये था कि उस वक्त अगर मैं बंगाल के बारे में डिस्कस करें तो बंगाल से मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आज का बंगाल, बिहार का कुछ एरिया, यूपी का कुछ एरिया, उड़ीसा का कुछ एरिया मिलकर जो है वो बंगाल होता था। ठीक है, बंगाल के अंदर दो इंपॉर्टेंट रूलर थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, वो और काफी मजबूत या स्ट्रॉन्ग थे, है ना। एक का नाम है मोहम्मद लोधी, और ये लोग बेसिकली क्या थे, सुल्तान थे। सुल्तान किसको कहते हैं, सुल्तान का क्या मतलब होता है, तो हम सुल्तान को डिफाइन करेंगे, है ना, लेकिन आप समझिए कि ये बेसिकली सुल्तान थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है ना, सुल्तान मोहम्मद जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद लोधी। ठीक है, और एक और थे यहाँ पे जिनका नाम है नुसरत शाह, ये भी सुल्तान थे। इन दोनों ने बंगाल के काफी स्ट्रॉन्ग रूलर में शामिल होते थे, काफी मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। और जब बाबर इस दोनों तीनों एरियाज को फतेह करने के बाद 1526, 27 एंड 28 फाइनली ये डिसाइड किया कि बंगाल का एरिया भी जो है अपने प्रोविंस में या अपनी हुकूमत में वो शामिल करेंगे। इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि बंगाल काफी फर्टाइल एरिया था, और आज भी हम मानते हैं फर्टाइल एरिया मतलब कि एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूरे मुगल्स इंडिया को अगर हम पढ़ें तो उनका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था, जो टैक्सेस रेवेन्यूज आते थे वो एग्रीकल्चर फील्ड से आते थे, काफी फर्टाइल एरिया था, है ना। अच्छा, ट्रेड्स रूट में भी था, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज थे साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड्स होते थे वो बंगाल के होते थे, तो ट्रेड्स के एतबार से हम कह लें या जो है फर्टिलिटी के एतबार से कह लें तो बंगाल काफी मजबूत एरिया था, है ना, काफी फर्टाइल एरिया था। तो बाबर ने डिसाइड किया कि हम बंगाल को भी फतेह करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि दोनों रूलर्स बाबर को नहीं हरा पाए, और फाइनली बाबर इसको भी जीत गया, है ना। और ये जो लड़ाई हुई थी बेसिकली, इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ घाघर, है ना, ठीक है। घाघर इज द नेम ऑफ रिवर, एक नदी है, उसके आसपास ये लड़ाई हुई थी। अब ये कहाँ है घाघर, तो ये बेसिकली जो है आप जानते होंगे एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, छपरा डिस्ट्रिक्ट, जैसे सीवान है ना, चंपारण है, वैसे ही छपरा डिस्ट्रिक्ट है। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट के आसपास नदी है, वहां पे जो है लड़ाई हुई थी बाबर और इसके बीच में। हम इसको कह सकते हैं कि वर्सेस बाबर। और ये जो युद्ध हुई इसका जो टाइम है 20 जनवरी 1529 AD, 1529 में लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के बाद बाबर फाइनली बंगाल के ऊपर भी अपनी हुकूमत कायम कर लिया, और दोनों रूलर जो थे वो बुरी तरह से यहाँ पे हार गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो बैक टू बैक बाबर ने 4 युद्ध किए, 4 बैटल्स किए, है ना, पानीपत, उसके बाद आपने जो है पढ़े इसके अंदर 1527 के अंदर खानवा, फिर 28 के अंदर बैटल ऑफ चंदेरी, है ना, और लास्ट में जो है इन्होंने बैटल ऑफ घाघर। और इसमें क्या हुआ कि फाइनली जो है, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि 1529
28 में तो लड़ाई हुई थी, है ना, 1528 में, 6th में मैदनी राव और बाबर के बीच में। उस लड़ाई का क्या नाम है, हम इसको कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, ये युद्ध हुई थी, है ना, 1528 में। और 4 लड़ाई के बाद बाबर ने जो है लगभग नॉर्दर्न इंडिया को पूरी तरह से इन्होंने कंप्लीटली कॉन्कर कर दिया। एक बहुत मशहूर हिस्टोरियंस हैं, है ना, अब तो है नहीं, लेकिन मध्यकालीन के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उस हिस्टोरियन के स्टेटमेंट क्या है, आप यहाँ पे देखिए, उसका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। काफी मशहूर हिस्टोरियंस हैं, है ना, और मध्यकालीन में जो है बहुत कुछ उन्होंने लिखा, है ना, जैसे सतीश चंद्र वगैरह है, वैसे ही जो एक हिस्टोरियन है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि आफ्टर 4 बैटल्स, यानी 4 बैटल के बाद, और चारों बैटल्स आप विस्तार से पढ़े, 1526, 27, 28 और 1529। मतलब इन चारों युद्ध के बाद बाबर, अगर हम देखें फ्रॉम काबुल, क्योंकि वो काबुल से आए थे, ठीक है, फ्रॉम काबुल टू गंगा रिवर जो बिहार में है, यूपी में है ना, इतनी दूर तक जो है बाबर ने अपनी हुकूमत को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। देखो मतलब अपनी हुकूमत इतने दूर तक जो है उन्होंने फैला दिया, एक्सपेंड किया, ठीक है। अगर इसको हम मैप में देखना चाहें तो यहाँ से जो है काबुल है, कश्मीर जस्ट ऊपर, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया जो है, ये कंप्लीटली बाबर इसको कॉन्कर कर लिया। तो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि काबुल से गंगा रिवर, मतलब बिहार कहने का मतलब है बिहार और बंगाल तक, इतनी बड़ी दूर तक अपनी हुकूमत उन्होंने कायम कर ली थी बाबर ने। और जहां पे भी बात आता है कि मुगल एम्पायर की स्थापना, तो बाबर, जाहिर सी बात है, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब एक चीज ये है कि जैसे बाबर साहब इंडिया पहुंचे, है ना, 1526 में, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट, पहले बादशाह थे, पहले मुगल रूलर थे, है ना, तो जिन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो हम खुद से चीजों को लिखते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ रिटन। एक तो है बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब ये होता है कि आपकी कहानी है और दूसरे कोई लिख रहे हैं, दैट इज अ बायोग्राफी। लेकिन आप अपनी चीजों को खुद लिख रहे हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ रिटन कहते हैं, रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर जब सेंट्रल एशिया में भटक रहे थे और फाइनली जो है वो काबुल है, और काबुल से इंडिया पहुंचे, तो इसी दौरान जो है उन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किए। और उस बुक का जो नाम है, जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने तैयार किया, उसका नाम है के बाबरी। ये बुक है ना, या इसको हम कह सकते हैं बाबरनामा, के बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। और काफी विस्तार से चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ज्यादातर जो फोकस था इसके अंदर, बाबरनामा के अंदर, उन्होंने ज्योग्राफी से, जो भूगोल थी इंडिया की या सेंट्रल एशिया की, उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किए। और जो इतिहास वाली चीजें थी, अपनी उनकी इतिहास, है ना, उन सब चीजों को इसके अंदर उन्होंने शामिल किए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा, फैमिली क्रॉनिकल्स। फैमिली क्रॉनिकल्स मतलब अपनी पूरी खानदान के बारे में, है ना, बाबर कहां से आए, उनके फादर क्या थे, शादी कहां हुई, है ना, वो पूरा अपनी जो फैमिली क्रॉनिकल्स थे उसको उन्होंने तैयार किया। साथ में उस बुक के अंदर एस्ट्रोनॉमी भी मौजूद थी, है ना, एस्ट्रोनॉमी से जो रिलेटेड चीजें थी उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से किया। पेंटिंग्स वगैरह के बारे में भी जो है उन्होंने उस बुक के अंदर डिस्कस किया। मतलब बहुत अच्छी जो है
कह सकते हैं कि तुर्की के बाबरी, अगर हमको अगर मुगल संध्या समझना हो और खासतौर से अगर बाबर के बारे में डिस्कस करना हो तो तुर्की के बाबरी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जिससे हम जो है मुगल्स या बाबर के बारे में चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेमोरीज ऑफ बाबर है ना, कि अपनी बाबर ने जितनी याददाश्त थी उसको उन्होंने खुद से जो है कलमबंद किए, मतलब लिखे उस चीज को। ठीक है, मेमोरीज ऑफ पेंटिंग्स वगैरह के बारे में विस्तार से उन्होंने कहा, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में उन्होंने कहा। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि 1526 में हम आपको जो है बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाया है। ठीक है, और आप अगर वीडियो को देखेंगे तो हम बैटल ऑफ पानीपत को जो 1526 एडी के अंदर हुआ तो काफी विस्तार से चीजें हुई थी। तो हम इतना डिस्क्रिप्शंस के साथ या इतनी अच्छे से बैटल ऑफ पानीपत को क्यों एक्सप्लेन कर पाए, चूंकि जो है तुर्की के बाबरी के अंदर से ये चीजें ट्रांसलेट हुई है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे हुई, क्या स्ट्रेटेजी बना है ना, पानीपत के मैदान में कैसे युद्ध शुरू हुई, उन तमाम चीज के बारे में पानीपत में जो हुआ था वो सब डिस्क्रिप्शन जो है बाबर ने अपनी किताब में पूरे डिटेल्स के साथ मेंशन किए हैं। तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिसके जरिए हम मुगल एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, तुर्की के बाबरी है ना। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, बाबरनामा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मेमोरीज ऑफ बाबर। कि बाबर अपनी याददाश्त को जो है खुद यहाँ पे कलमबंद की ऑटोबायोग्राफी है तुर्की के बाबर। ठीक है, एक सवाल इनके लैंग्वेज को लेके आते हैं ना, लैंग्वेज का मतलब कि तुर्की के बाबरी जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में कौन से इसके ज़बान पे उसको लिखा। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तुर्की के बाबरी का, कई स्टूडेंट्स में परेशान हो जाते हैं ना, तो जो ओरिजिनल भाषा है जो तुर्की के बाबरी जिसमें जो है बाबर ने खुद इसको कलमबंद किया, उस लैंग्वेज का नाम है चगताई लैंग्वेज। ये याद रखना है आपको। चगताई बेसिकली जैसे उर्दू, पर्शियन, फारसी है, वैसे इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जो सेंट्रल एशिया के अंदर इसका इस्तेमाल होता था, है ना। सेंट्रल एशिया मतलब जैसे आज का अफगानिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान वगैरह के एरिया में लैंग्वेज बोली जाती थी। तो बाबर जब काबुल में थे है ना, उसी दौरान उन्होंने तुर्की के बाबरी लिखना शुरू किया। ठीक है, जब इंडिया में आए तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने कंटिन्यू किया। तो कोई भी आपसे पूछे कि तुर्की के बाबरी जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है या मेमोरीज है बाबरनामा, तो वो कौन सी जबान पे या कौन सी लैंग्वेज पे लिखे गए, ओरिजिनल वर्जन है तो बेसिकली चगताई लैंग्वेज जो सेंट्रल एशिया में उस जमाने में बोली गई थी। फिर बाद में जब अकबर का जमाना आया 1556 के बाद है ना, जो कि ग्रैंडसन है, किनके ग्रैंडसन, बाबर के ग्रैंडसन हुए, पोता हुए, तो उनके दरबार में हिस्टोरियन थे है ना, काफी मशहूर हिस्टोरियन थे, अबुल फजल वगैरह तो थे ही, लेकिन उनके कोर्ट में उनके दरबार में हिस्टोरियन थे है ना, इसको हम लिखते हैं कोर्ट हिस्टोरियन, जिनका नाम है अब्दुल रहीम। तो अकबर का ये मतलब था कि जो तुर्की के बाबरी है वो अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो, अनुवाद हो इनका, ताकि सब लोगों तक एक्सेस हो ये चीजें। ठीक है, तो अब्दुल रहीम जो कोर्ट हिस्टोरियन है, इन्होंने 1589 में 1589 में तुर्की के बाबरी को चगताई लैंग्वेज से डायरेक्ट पर्शियन में इसके अनुवाद के ट्रांसलेट किए। कौन से लैंग्वेज में, पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में जो है इसकी अनुवाद है। ठीक है, तो लेकिन कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं, अगर आपको आ जाए कि ओरिजिनल वर्जन तुर्की के बाबरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो कुछ जो है गलती कर बैठते हैं, वो सीधे पर्शियन लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पर्शियन लैंग्वेज में काम जो है ये अकबर के जमाने में हुआ है ना। ठीक है, जब अकबर रूलर थे इंडिया में, उनके जमाने में अब्दुल रहीम ने इसको अनुवाद का ट्रांसलेट किया। तो ये तुर्की के बाबरी से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है बाबर की है ना। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड हिंदुस्तान की जो इतनी नेचर है, जो कुदरत ने नवाजा है ना, यहाँ की जो इतिहास है, बैटल ऑफ पानीपत, हर इवेंट्स को, एस्ट्रोनॉमी को, मुगल दौर में जो पेंटिंग्स थी उस चीज के बारे में, या उनकी जो खानदान के बारे में, फैमिली क्रॉनिकल्स हैं, हर चीज के बारे में तुर्की के बाबरी में जो है बहुत अच्छे से उन्होंने जिक्र किया है ऑटोबायोग्राफी। अगर आपसे ये पूछा था कि अर्लियर मुगल एम्पायर या बाबर के बारे में सबसे बेस्ट सोर्सेस क्या होगा इस चीज को समझने के लिए, तो तुर्की के बाबरी is one of the best sources and finest sources through which we can understand the history of the early Mughals and also the history of Zahiruddin Muhammad Babur. जब भी
कोई बादशाह तख्त पे या थ्रोन में बैठते थे, है ना, तो उनका एक इंपॉर्टेंट टाइटल होता था, उस टाइटल के साथ वो बैठते थे। हर बादशाह के अंदर है ये चीजें, जैसे अकबर बैठे तख्त पे तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हुमायूं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, शाहजहां शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो वैसे ही अगर हम बाबर को समझना चाहें तो बाबर का जो पूरा नाम है ना, ज़हीरुद्दीन, ये बेसिकली इंपेरियल टाइटल्स होते थे, उस टाइटल के साथ वो तख्त पे बैठते थे, ठीक है। तो इनका पूरा नाम जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। कभी कभी क्वेश्चंस में टाइटल्स भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स में कि साहबुद्दीन बताइए कौन से मुगल बादशाह का इंपेरियल टाइटल्स हैं, या नसीरुद्दीन कौन से मुगल एम्पायर का जो इंपेरियल टाइटल्स हैं, या ज़हीरुद्दीन कौन सा। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये पूरा नाम है इनका। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था कि बाबर जो है अगर हम कहें कि पर्शियन में बाबर का मतलब है, तो पर्शियन लैंग्वेज या जुबान में जो बाबर का मतलब होता है, इसको हम बताते हैं टाइगर, मतलब है इनका, है ना। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि लीगेसी या डेथ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका बाबर का, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में काफी मशहूर हो, जिनकी हिस्ट्री में काफी नाम हो, है ना, तो आज भी हम इनकी चीजों को कंटिन्यू में किए मतलब रखे हैं। मतलब आज के दौर में इनका क्या इंपॉर्टेंट है ना, लोगों के बीच में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को समझने से पहले हम जो है एक एक चीज को देखेंगे कि लीगेसी आज भी बाबर को मतलब हिस्ट्री में जो है इनकी कितनी इज्जत है, कितनी क्या है, ठीक। तो इनका पहले तो इंतकाल कहाँ पे हुआ, कब हुआ, इसको लेके एक बात है, ठीक है। तो इसमें यह है कि 26 दिसंबर, है ना, और कभी कभी किसी भी बुक के अंदर जो है वो मिलता है आपका 5 दिसंबर, ठीक है ना। तो इस पे इतना चिंता करने वाली बात नहीं है, किसी में 26 दिसंबर है और कहीं पे 5 दिसंबर, ठीक है। 1530 में जो है ये इंतकाल के बाबर, ठीक। जिनकी इंतकाल हुई 1530 में, है ना, 26 दिसंबर या 5 दिसंबर, दोनों टाइम है। कभी कभी इसमें भी जो है किसी बुक में जो है वो 5 दिसंबर की है। इनकी इंतकाल जो है बेसिकली आगरा में हुआ, है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वहीं इनको जो है दफनाया गया। लेकिन एक चीज ये है कि बाबर की ऐसी ख्वाहिश थी, है ना, विशेष थी कि बाबर को जो है जो इनका होमलैंड था, जहां से आए थे, है ना, ये काबुल से, इनकी जो है काबुल में इन्हें दफनाया जाए। इंतकाल के बाद हमें जो है काबुल में ही किया जाए। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि नहीं हो पाया, तो इन्हें फिलहाल जो है आगरा में ये किया गया। लेकिन बाद में जो है हुमायूं के जमाने में इनकी डेड बॉडी को यहाँ से ट्रांसफर किया गया और फिर जो है वो फाइनली जो है काबुल में इनको जो है हम इसको कह सकते हैं रीबर्थ, मतलब दोबारा से इन्हें वहां पे जो है दफनाया गया, क्योंकि बाबर की ये ख्वाहिश थी तो काबुल में। तो आज अगर आपसे कोई पूछता है कि बाबर का मकबरा जो है कहाँ पे है, टॉम कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं कि बाबर शुरुआत में तो आगरा में है ना, इनकी डेड बॉडी ये किया गया, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब बाद में जो ट्रांसफर किया गया, टॉम जो इनका मकबरा जो है वो काबुल में है ना। पहला मुगल बादशाह है जिनका मकबरा या जिनका टॉम जो है वो इंडिया से बाहर, क्योंकि उस जमाने में तो अफगानिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन आज का अगर हम देखें तो सारे मुगल बादशाह इंडिया में, केवल सिर्फ बाबर का जो है वो अफगानिस्तान काबुल में है, क्योंकि काबुल से ही वो इंडिया आए थे, है ना। और जब उज्बेकिस्तान से इन्हें निकाल दिया गया, है ना, छोड़ने पे मजबूर किया, तो ये फाइनली जो है जाके काबुल में सेटल्ड हुए और वहां से इंडिया आए, ठीक है। जब ये इंतकाल किया तो इनका एज कुछ ज्यादा नहीं था, केवल 47 एज, मतलब 47 साल की उम्र में इंतकाल किया, ठीक है। कारण बहुत है कि कैसे डेथ किए नहीं किए, क्योंकि बाबर काफी वेरियर थे, है ना, लड़ाकू थे, और कभी भी जिंदगी में सुख शांति नहीं, बैटल्स ये किए, तो वो सब का भी असर रहा होगा। और बहुत कम उम्र में जो 47 की उम्र में इन्होंने इंतकाल किया, ठीक है। तो इनकी तो ये डेथ हिस्ट्री हुई, ठीक।
अगर पूछा जाए कि आज भी हिस्ट्री में इनकी काफी इज्जत है ना, इसकी लीगेसी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको समझते हैं कि जहां से ये आए थे या बाबर की जहां पैदाइश थी या पूरे फैमिली वाले उमर शेख मिर्जा जहां के रूलर थे फरगना वैली, तो वो बेसिकली उज्बेकिस्तान में, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है, कि बाबर का ये होमलैंड था उज्बेकिस्तान, है ना, और यहाँ पे इनकी पैदाइश थी, इनके फादर जो उमर शेख मिर्जा थे, उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा स्टेट था फरगना, वहां के वो रूलर थे, ठीक है। आज भी उज्बेकिस्तान के अंदर बाबर को नेशनल हीरो कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इनकी लेगेसी है ना, नेशनल हीरो। जैसे इंडिया के अंदर जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, या सरदार पटेल को आयरन मैन कहते हैं, या जितने भी बड़े बड़े नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी है जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, इनकी अपनी इतिहास में हिस्ट्री है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर ऑफ गांधी कहते हैं। तो सेम वैसे ही उज्बेकिस्तान के अंदर जो है बाबर को जो है नेशनल हीरो का खिताब है, वहां उसको नेशनल हीरो माने जाते हैं, मतलब उनको नेशनल हीरो मानते हैं। ऐसे कई देश है सेंट्रल एशिया के अंदर, किर्गिस्तान है, वहां पे भी लोग इनको नेशनल हीरो का खिताब दिए हुए हैं, नेशनल हीरो मानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है ना, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि 14 फरवरी 2008 में उज्बेकिस्तान के अंदर ही जो है एक, आप लोग देखें स्टैंप होते हैं ना जो हम लगाते हैं ना, लिफाफे वगैरह पे जो स्टैंप होते हैं जहां पे महात्मा गांधी वगैरह के भी फोटोज आते हैं, ये आते हैं, तो उस स्टैंप्स के अंदर जो है अब क्या किया गया कि उसमें बाबर का फोटो लगाया गया, मतलब इनकी इतनी उनको इज्जत दी गई वहां पे, है ना। और क्या हुआ कि इस स्टैंप्स के जरिए जो है बाबर की इज्जत को, और ये काम जो है 1525 मतलब एनिवर्सरी थी इनकी, है ना, बर्थ एनिवर्सरी 525वां यानी 525 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया वहां पे। और उसमें ये किया गया कि जितने भी स्टैम्प्स होते हैं लिफाफे वगैरह में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उज्बेकिस्तान के अंदर, उसमें किसी और व्यक्ति का था, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि उनमें बाबर का नाम होना चाहिए उस स्टैम्प्स के अंदर, मतलब इतनी इज्जत दी गई उनको। जैसे इंडिया में गांधी जी के होते हैं स्टैम्प्स या सुभाष चंद्र बोस के होते हैं, तो आज भी वो वहां पे जिंदा है नेशनल हीरो। ये अलग बात है कि इंडिया में लोग भूल गए हैं इनको, है ना, लेकिन वहां पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी अगर आगे, उज्बेकिस्तान तो बहुत दूर है, पाकिस्तान के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान एक देश है, ठीक है। यहाँ पे 2005 में 2005 में हम इसको अगर डेट वाइज देखें तो अक्टूबर महीने में 2005 में क्या किया गया, एक मिसाइल डेवलप किया गया वहां पे, है ना, पाकिस्तान के अंदर, और उस मिसाइल का नाम जो है वो बाबर के नाम से रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना, तो हम नहीं मानते अलग बात है, लेकिन दुनिया वाले कर रहे हैं इसको। मिसाइल डेवलप किया गया, है ना, और उस मिसाइल का नाम रखा गया बाबर क्रूसेट मिसाइल, इतने मशहूर थे वो, है ना। तो इस मिसाइल का नाम भी जो है ये रखा गया। तो आप देख रहे हैं डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, बाबर की पैदाइश 1483 में, और ये कहानी में 2005 की आपको बता रहा हूं, अक्टूबर 2005। ये कहानी मैंने आपको बताया नेशनल हीरो ये है 2008 में, मतलब आज से लगभग जो है 10-12 साल पहले, मतलब आज भी जो है वो हमारे दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है नेशनल हीरो। उज्बेकिस्तान के अंदर बहुत सारे पोएम्स हैं, नज़म है ना, जो किताबों में अकबर की लिखी हुई है, अकबर ने खुद उन पोएम्स को लिखे, नज़म्स को लिखे, उस पोएम्स को वहां के स्कूल के बच्चे काफी जो है पढ़ते हैं उसको, है ना। जैसे इंडिया के अंदर इकबाल का या जो है आपका सर सैयद अहमद खान वगैरह के जो होते हैं, इस तरह के यहाँ पे लोग करते हैं। तो इनकी लेगेसी भी हिस्ट्री में इनकी इज्जत अभी भी है ना, लोग इनको काफी मानते हैं, और जहां जहां इस्तेमाल किया जा सके वहां पे लोग जो है इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। पाकिस्तान में मिसाइल डेवलप किया गया, है ना, उसका नाम रखा गया बाबर क्रूसेट मिसाइल। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक इसका हेडलाइन से लिखना चाहूँ, significance of Babur's advent into India, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यह है कि बाबर हिंदुस्तान, एडवेंट का मतलब होता है किसी की आने को एडवेंट कहते हैं ना, कोई अगर बाहर से आमद होता है इसका उर्दू में मतलब,
मतलब आना है ना, आने को, ठीक है। तो बाबर इंडिया में आए, तो इंडिया में आने से इंडिया को क्या क्या फायदा हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आते तो क्या इंडिया की जैसी आप हिस्ट्री है वैसी होती या कुछ और चीजें होती? तो इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है बाबर इंडिया में जो आए। हम इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। बाबर अगर इंडिया नहीं आते तो क्या क्या चीजें होती इंडिया के अंदर, लेकिन इसको हम दो वर्ड्स में लिखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट। एक जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट फर्स्ट, इसमें क्या चीजें होती है, क्या है, देखिए दो इंपॉर्टेंट शहर है ना, इनमें एक का नाम है आप जानते ही हैं कंधार, और एक है आपका बेसिकली काबुल। कंधार को किसी किसी बुक में जो है KANDHAR में लिखते हैं, स्पेलिंग क्यू या के का इस्तेमाल करते हैं, और एक है काबुल, ठीक है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट थे, है ना, उस जमाने में जितनी भी दुनिया से ट्रेड होती थी, तिजारत होती थी, उसमें इन दोनों शहर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, कंधार एंड जो आपका है काबुल, ठीक है। इसको अगर हम मैप में देखना चाहें तो जैसे आप मानिए कि ये इंडिया का मैप है, तो जैसे अफगानिस्तान के कश्मीर के जस्ट ऊपर जो ये वाला हिस्सा काबुल का है, और इसके यहाँ पे जो है एक हिस्सा जो इसके नीचे यहाँ पे कंधार है। तो जितनी भी ट्रेड्स होती थी बाहर के मुल्कों के साथ, चाहे वो इससे चाइना की तरफ हो या यहाँ से इंडिया की तरफ हो या यहाँ से जितने भी ऊपर वाले कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज या जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज थे, एक ट्रेड ग्रुप में था। इसमें ऐसा था कि जिस बादशाह ने या जो रूलर ने कंधार एंड काबुल के ऊपर अपनी कंट्रोल्स कर लिया, उस तिजारती रास्ते पे अपने अगर कंट्रोल्स कर लिया, उससे इकोनॉमी वहां की बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, डेवलप हो सकती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी हुकूमत होगी और आप इस दोनों पे अगर कब्जा करोगे तो अपनी ट्रेड्स को आप फ्लोरिश कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि ट्रेड्स रूट पे था, है ना, तो ट्रेड्स रूट पे जो है ये इंपॉर्टेंट चीज थी कंधार एंड काबुल, ठीक है। पहली चीज हम इसको कह सकते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट जो है ये था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस जमाने में बाबर इंडिया आए थे, उस जमाने में सेंट्रल एशिया के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, वहां पे काफी खलबलियां मची हुई थी। मतलब इतने अलग अलग रूलर्स थे वहां पे, और वो बार बार इंडिया पे अटैक्स करना चाहते थे, मतलब बार बार अटैक्स करना चाहते थे, यहाँ की जो वेल्थ थी, दौलत थी, उसको ट्रांसफर करना चाह रहे थे। कई बार हुआ इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के जमाने में जो है तैमूर वगैरह या इस तरह के रूलर्स आए और इंडिया पे जो इन्होंने अटैक्स किया। तो किसी ऐसी बादशाह की जरूरत थी हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया में जो खलबलियां हो रही है या जो वहां पे नुकसान हो रहे हैं, उससे इंडिया को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, बचा सके। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे दिल्ली सल्तनत की हम हिस्ट्री अगर पढ़े हैं, दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी था जिनका नाम तुगलक डायनेस्टी, आप पढ़े हैं, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टीज के अंदर जो है 3 बादशाह मेन थे। इसमें एक गयासुद्दीन तुगलक थे, है ना, फिर जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, और एक था इसमें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तक इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छे थे, है ना, क्योंकि ये लोग आए इंडिया के अंदर, बाहर के जो वो मतलब जितने भी यहाँ पे लोग थे उनसे इंडिया को काफी इन्होंने मतलब बचा के रखा, हिफाजत किया इंडिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हुआ, जैसे फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल हुआ, तुगलक डायनेस्टी, तो उसके बाद सैयद आया, फिर लोधी आया। तो सैयद एंड लोधी के टाइम में इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो लोग इंडिया को इतने महफूज नहीं रख पाए, जिससे बार बार लोगों ने आके अटैक्स किया। और तो किसी ऐसी बादशाह की जरूरत थी जो इंडिया को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो सीधे फिरोज शाह तुगलक के बाद 2 डायनेस्टीज बीच में खत्म हो गई और फिर मुगल्स आए, और इसमें पहला बादशाह मुगल्स के अंदर बाबर था, है ना, जिन्होंने इंडिया को बाहर की ताकतों से महफूज रखा। अब जाहिर सी बात है वो आए और आने के बाद इंडिया को अपना घर बना लिए, तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर सेंट्रल एशिया के लोग अटैक्स करेंगे इंडिया पे, तो उनसे इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया बाबर का खुद का अपना मतलब होम था, होमलैंड था, ठीक है। और सिर्फ बाबर ही नहीं, बल्कि बाबर के जो आने वाले सक्सेसर्स थे, है ना, आने वाले सक्सेसर्स का क्या मतलब है कि इनके बाद जो आए, जैसे हुमायूं आए, अकबर आए, ये सब जितने भी रूलर्स थे, मुगल्स रूलर, वो एकदम इंडिया में आए और इंडिया को बाहर की ताकतों से जो है वो क्या किया, काफी महफूज रखा, प्रोटेक्ट किया। हम कह सकते हैं कि बाबर्स एंड हिज सक्सेसर्स, है ना, प्रोटेक्ट द इंडिया, मतलब 200 साल तक हम कह सकते हैं कि 200 इयर्स तक जो है इंडिया के अंदर कोई चीजें नहीं हुई।
अब सुनिए क्या चीज है, अभी लोग कहते हैं कि बाबर गलत है ना, कुछ बहुत सारे मानते हैं ऐसे स्टूडेंट्स है ना, नहीं आना चाहिए था या बाबर ने जो पूरी हिस्ट्री बदल दी। अब मुझे बताइए कि अगर मुगल की हुकूमत इंडिया के अंदर नहीं होती तो हो सकता था कि जो सेंट्रल एशियंस लोग थे जो बार बार अटैक्स करते थे इंडिया के अंदर, वो इंडिया की वेल्थ को यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं ना, और इंडिया एक प्रोटेक्ट जोन के अंदर नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि इंडिया के डिफेंस को उन्होंने काफी मजबूत किया ताकि एक्सटर्नल इन्वेजन्स ना हो। इसमें हम लिख सकते हैं एक पॉइंट में, बाबर एंड हिज सक्सेसर। सक्सेसर मतलब कि बाबर के बाद जो लोग आए है ना, हुमायूं वगैरह आने वाले, एंड हिज सक्सेसर strength India's political structures from external invasions। external invasions ये हम इसमें लिख सकते हैं कि बाबर एंड हिज सक्सेसर स्ट्रेंथ इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन, के बाहर वाले से जो है क्या किया, इंडिया को वो महफूज रखे, और ये जो है 200 साल तक इस तरह की चीजें हुई। तो ये भी सिग्निफिकेंट है बाबर का, है ना। साथ में हम ये लिख सकते हैं कि बाबर जब इंडिया में आए तो एक कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला, है ना, क्योंकि कोई भी रूलर जब आते थे तो सिर्फ रूलर्स नहीं आते थे बल्कि उनके साथ उनकी कल्चर्स थी, उनकी लैंग्वेजेस थी, वो सब इंडिया में पहुंचे। जहां से भी जो भी रूलर आया तो एक जो सेंट्रल एशिया की कल्चर थी, है ना, उन कल्चर्स को भी जो है यहाँ पे लाकर उन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया और हावी किया। तो हमारा कल्चरल इंटरैक्शन जो है वो हुआ। एक वर्ड मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रल, INTEGRL, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है कोई पार्ट अधूरा है उसको मुकम्मल करना है। तो हमने क्या किया कि कंधार एंड काबुल को, जो कि बहुत ट्रेड रूट्स पे था, है ना, जो इंडिया की इकोनॉमी को काफी मजबूत कर सकते थे, तो हमने क्या किया कि इन दोनों पार्ट्स को मिला के जो है वो इंडिया का जो है नक्शा जो है वो हमने पूरा मुकम्मल कर दिया। ठीक है, जिस रूलर ने काबुल एंड कंधार के ऊपर कब्जा कर लिया, है ना, और काबुल एंड कंधार को अगर पूरे जैसे मान लीजिए कि काबुल है और एक मैं लिखता हूं यहाँ पे कंधार, तो क्योंकि काबुल एंड कंधार ऐसा था कि ये एकदम ऐसे पार्ट थे कि जो भी काबुल एंड कंधार के ऊपर कब्जा किया, इट मीन दैट कि वो इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत शुरू कर दिया। तो काबुल एंड कंधार डिस्टर्बेंसेस हम कह सकते हैं कि वो एरिया था। तो बाबर जब आए तो बाबर ने इस दोनों एरिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, और जितने भी लोग थे उनको आने से उन्होंने रोका सेंट्रल एशिया। तो अच्छा इंपॉर्टेंस इनका सिग्निफिकेंट है। बाकी एक कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, अब मुझे एक चीज आप ये बताएं, है ना, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, तो मुझे एक चीज बताएं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे एक देश है पाकिस्तान और यहाँ पे है चाइना, ठीक है। हम कहते हैं कि हिस्ट्री बेकार है, पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाहर वाले लोग इंडिया पे आके अटैक्स कर रहे हैं बार बार, और इंडिया को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पता नहीं आपके पास डिफेंस नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना वाले कभी इंडिया में आ जाते हैं, पाकिस्तान वाले कभी घुस जाते हैं, बांग्लादेश वाले कभी घुस जाते हैं। इट मींस दैट कि आप एक्सटर्नल पावर से इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिस जमाने में सेंट्रल एशिया में काफी खलबलियां मच रही थी, है ना, जो ये चाह रहे थे कि किसी तरह उसको हिंदुस्तान मिल जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रूलर इंडिया में आए और इंडिया को 200 साल तक बाहर की ताकतों से महफूज रखता हो, तो आप बताएं कि अभी की गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर काम कर रही है या बाबर साहब 1526 में जो कर गए वो ज्यादा बेहतर था? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दैट इज व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री एंड वांट्स टू लर्न के उस जमाने में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और इंडिया को बाहर की ताकतों से कैसे प्रोटेक्ट किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट हुकूमत या ताकत खत्म होते गए इंडिया के अंदर से, तो बाहर वाले लोग इन्वेड अपना करता गया, कब्जा करता गया। मौर्य एम्पायर आपने पढ़ा प्राचीन भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे ही मौर्य एम्पायर की हुकूमत खत्म हुई, है ना,
तो बाहर वाले लोग आके इंडिया पे अटैक्स थे, सेंट्रल एशियंस लोग, कुशाना थे, सातवाहन थे, परतियान थे, ये लोग आके धीरे धीरे इंडिया पे अटैक्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीजें 700 से 1200 तक चला कि सेंट्रल एशियंस लोग आ रहे थे, इन्वेड कर रहे थे इंडिया के ऊपर। फिर 1200 में एक नई हुकूमत की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत। तो फिर इंडिया को सेंट्रल एशिया से महफूज रखा, बाहर से महफूज रखा एक्सटर्नल वेरियर क्लास से। फिर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत धूमधाम से चली इंडिया के अंदर। फिर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई तो मुगल्स आए, फिर मुगल्स ने अपनी हुकूमत कायम की और 200 साल तक मुगल्स ने बाहर की ताकतों से इंडिया को प्रोटेक्ट किया, महफूज रखा। फिर जब मुगल्स कमजोर हो गए तो क्या हुआ कि अंग्रेज आके हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कौन किनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे और कौन कितना ज्यादा सक्सेसर्स हैं। हर चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ डिबेट्स एंड डिस्कस करते हैं। तो हम कहने का मतलब है कि बाबर्स का जो अचीवमेंट्स है या बाबर्स का जो योगदान है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा है। और सिर्फ बाबर्स का ही नहीं, जितने भी मुगल्स खानदान के रूलर्स आए उन्होंने इंडिया को बाहर की ताकतों से जो है प्रोटेक्ट किया, महफूज रखा। ये एक है, ठीक है। जब भी हिस्ट्री बाबर की हम पढ़ते हैं, है ना, या मुगल्स इंडिया के पढ़ते हैं, तो एक डिस्प्यूट है, विवाद है, इस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, है ना, बाबरी मस्जिद। तो वो बाबर से ही रिलेट करके हम उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए बाबरी मस्जिद मॉस्क है ना, ठीक है। और बाबरी मस्जिद मॉस्क जो है ये बेसिकली कहते हैं कि बाबर का मॉस्क है, क्योंकि जानते हैं बाबरी मस्जिद कहां पे है, आपको मालूम है, अयोध्या। अयोध्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ नाउ प्रेजेंट ऑफ यूपी, ठीक है। एक कमांडर थे अकबर के दरबार में, है ना, कमांडर, उनका नाम है मीर बकी। मीर बाकी या मीर बकी भी कहते हैं इसको, है ना। तो बाबर ने इनको ऑर्डर दिया, मीर बकी साहब को, कि वो अयोध्या में एक मंदिर मस्जिद तामीर करवाया, है ना, जहां पे लोग जो है नमाज वगैरह अदा कर सकें। तो मीर बकी साहब ने क्या काम किए कि बाबरी मॉस्क जो है अयोध्या के अंदर एस्टैब्लिश किए, ठीक। कुछ हिस्टोरियन को यहां तक लिखते हैं कि बाबर का ताल्लुक बाबरी मस्जिद से बिल्कुल नहीं है, बाबर पहुंचा ही नहीं, या मीर बाकी जो है वो उनको ऑर्डर ही नहीं दिए थे, ऐसे कई, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट और विवादित मामला है। फैक्चुअल क्या चीज है वो हम आपके सामने रखते हैं, बाकी आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो फैक्ट है इनको इन्होंने दिया और इस तरह की चीजें हुई, ठीक है। अब हमने ये किया कि बाबर के कहने पे मीर बकी साहब या बाकी साहब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो है उनका निर्माण शुरू किया और वो मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्च के महीने में हम कह सकते हैं कि 12 मार्च से लेके 7 अगस्त, आप याद कीजिए, 2003 में, मतलब 12 मार्च 2003 से चीजें शुरू हुई और 7 अगस्त 2003 तक काफी ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी पुरानी मस्जिद है तो डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गए, बर्बाद हो गया, है ना। एक ब्रांच हिस्ट्री के अंदर होता है जिसको कहते हैं एएसआई। मतलब एएसआई का क्या मतलब होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है कि जो भी चीजें, पुरानी चीजें जो जमीन के अंदर ध्वस्त हो गई है, कोई भी इमारत है खराब, उसको ये हो गई है, तो उसके ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं और उस पर्टिकुलर जगह को जाके एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेशंस करते हैं, मतलब उस पूरे एरिया को खोदते हैं और फिर देखते हैं कि वो बिल्डिंग्स क्या है, नहीं है, उसकी पूरी जो है वो इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो एएसआई इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री जिनका ये काम होता है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एनडीए की गवर्नमेंट 12 मार्च से 7 अगस्त के बीच में उनको ऑर्डर दिया गया कि वहां पे जाके जो है एक्सकेवेट करें, उसकी एक्सकेवेशंस हो, ताकि पता ये चले कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर थी या रियली बाबरी मस्जिद ही थी, क्योंकि वो तो पूरी ध्वस्त हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया गया कि उस पर्टिकुलर एरिया का स्टडी जो है बहुत डेप्थ हो, मतलब जो चीजें हैं वो मुकम्मल नहीं है, इसकी अध्ययन काफी मुकम्मल होनी चाहिए, है ना। और आप लोग बताओ कि वहां पे क्या क्या चीजें थी, हिस्ट्री वहां की उस जमीन की क्या रही है, क्या बाबरी मस्जिद बनने से पहले कुछ और चीजें थी या बाबरी मस्जिद ही थी, बाबरी मस्जिद है तो कब बनाई गई थी, किसने बनाया, उसकी पूरी इतिहास आप जान लीजिए, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार काम किए, इनका काम ही होता है ना, काफी डेप्थ स्टडी की उन्होंने, और डेप्थ स्टडी करने के बाद पता ये लगा वहां पे
कि 1000 एडी के आसपास जो है वहां पे मंदिर जो है मौजूद था, मतलब 1000 एडी में। 1000 एडी मतलब जब महमूद ऑफ गजनवी इंडिया पे अटैक्स कर रहे थे, तो यहाँ पे ये पता चला कि 1000 एडी के आसपास जो है इस एरिया के अंदर टेंपल्स थे, मंदिर थे। और मैं बता रहा हूँ कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी जो उन्होंने पेश किया वहां जो मौजूद गवर्नमेंट थी 2003 में, ठीक है ना। और इस काम में जो इंटरेस्ट लिया था, जिनके ऑर्डर पे ये चीजें हो रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला काफी दिन से था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये चीजें हुई। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइनली ये किया कि उसमें जो है 1000 एडी में वहां पे मंदिर थे, ठीक है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग 1300 बीसी से, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, इतने पहले से लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है ना, कब वहां पे लोग बसना शुरू किए, ये काफी पुरानी है। 1300 बीसी मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, जब आर्यंस वगैरह का जमाना था इंडिया में, तब से वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज थी। लेकिन 1000 एडी में जो है वो टेंपल्स वहां पे बनाए गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या चीजें हुई। एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है ना, आप इनका नाम शायद सुने होंगे, इनका नाम है के मोहम्मद। क्या नाम है? के मोहम्मद, ठीक है। तो के मोहम्मद साहब कौन है? बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब साइट्स को एक्सकेवेट करते हैं और फिर जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो के मोहम्मद, अब ये भी एक ताज्जुब बात है, सुनिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप के मोहम्मद के बारे में देख सकते हैं क्या है नहीं है, पता कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI जो है, उसमें कई आदमी मौजूद थे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर ये काम करते हैं। तो ASI का एक मेंबर जो है के मोहम्मद साहब भी मौजूद थे उसमें, ठीक है। और के मोहम्मद साहब पहले मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम थे, है ना, जिन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद की कहानी के बारे में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। और ये सब काम जो है मौजूदा जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, उसकी इस पे हो रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड। हम कह रहे हैं कि ये सब ज्यादातर जोर शोर से काम जो हुआ 2014 के बाद, जैसे आई बीजेपी की सरकार और उसके बाद ये काम हुआ। के मोहम्मद पहला मुस्लिम सदस्य थे ASI के अंदर जो ये बताया कि एक टेंपल लाइक स्ट्रक्चर अयोध्या में मौजूद थी। क्या मौजूद थी? टेंपल लाइक स्ट्रक्चर। बात ध्यान देनी है, देखिए, टेंपल लाइक स्ट्रक्चर शायद से किसी जमाने में यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि मोहम्मद साहब एकदम टेंपल ही था, मंदिर ही था, एक ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना, ये वो मंदिर से मिलता जुलता था, केवल मंदिर ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो उन्होंने कहा कि टेंपल लाइक स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद था, और फिर बाद में जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई, चाहे वो मस्जिद हो या कुछ भी हो, तो इस टेंपल लाइक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके, बर्बाद करके वहां पे वो मस्जिद का स्थापना किया गया, है ना। मतलब यहाँ पे जो मॉस्क बनाया गया है ना, और ये के मोहम्मद साहब के अपने स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में लिखे हैं, मॉस्क जो यहाँ पे बनाया गया, और ये मॉस्क कब बनाया गया था? अर्ली 16th सेंचुरीज में, भाई मतलब बाबर के जमाने में, है ना, ठीक है। अर्ली 16th सेंचुरी में जो यहाँ पे मॉस्क बनाया गया, तो वो मॉस्क क्या है कि इस टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस जगह में उन्होंने मॉस्क तैयार किए। ये के मोहम्मद की रिपोर्ट्स है, ठीक है। लेकिन इसमें कई सोचने वाली बात है, वो क्या है कि पता नहीं, मैं थोड़ा इसको बताता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है इसमें। इंडस वैली सिविलाइजेशंस आप लोग पढ़े हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में, जो हमारा प्राचीन भारत का जो हिस्ट्री है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस, कि हमारी सबसे पहले सिविलाइजेशन जो है वो कब शुरू हुई है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जो इस बात को साबित नहीं करते हैं कि वो किस वजह से इस्तेमाल लोग करते थे उनका। उसमें से एक फेमस है ग्रेट बाथ, है ना, ग्रेट बाथ मतलब एक स्ट्रक्चर मिला है, स्ट्रक्चर जैसा है ना, वो ग्रेट बाथ है। लेकिन वहां पे ये प्रूफ नहीं हो पाई है, बात ये नहीं हो पाई है कि ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किस लिए होता था, है ना। कुछ हिस्टोरियंस हैं जो ये लिख दिए हैं कि ग्रेट बाथ को रिलीजियस इस पे इस्तेमाल करते थे, हिंदुइज्म का एक जो है ट्रेडिशंस था, वो जो है वहां पे जाके नहाते थे, डुबकियां लगाते थे, है ना, ग्रेट बाथ के अंदर, तो वो कहते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये है कि बिल्कुल इस बात की मतलब तस्दीक नहीं हुई है, प्रूफ नहीं हुई है। तो ग्रेट बाथ को लेकर काफी इश्यूज है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेम ऐसे यहाँ पे भी मौजूद है। के मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि टेंपल लाइक स्ट्रक्चर्स मिला था, तो ये कंप्लीटली ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये क्या वाकई में वहां पे मंदिर थी या ये थी।
फाइनली क्या हुआ कि बात प्रूफ नहीं हो पाई कि मंदिर को डिस्ट्रॉय करके मस्जिद बनाया गया या मस्जिद बनाने से पहले वहां पे कोई मॉन्यूमेंट मौजूद था। किसी को पता नहीं, हिस्ट्री बिल्कुल इसकी जो है नहीं छानबीन हुई है, नहीं इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई। और फाइनली आप लोग देखें कि 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट में क्या कहा गया कि वहां पे क्या बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए या मंदिर बनना चाहिए। 2019 में जो आप लोग पढ़े हैं ना, पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि वहां के अंदर जो है क्या बनना चाहिए, जबकि ये बात बिल्कुल ही पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाई है ना, कि वहां पे मौजूद था मंदिर या नहीं था। ये तो के मोहम्मद के रिपोर्ट्स पे उन्होंने वो चीजें कर दी। ये अयोध्या से रिलेटेड एक डिस्प्यूट है ना, तो मैं इतना विस्तार या डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मैंने आपके सामने में रखा। तो आप इसमें के मोहम्मद को क्या देंगे उसको, है ना, ठीक है। और फिर जो है आप इसमें पता लगा सकते हैं कि क्या चीजें वहां पे मौजूद थी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या वाकई में चीजें कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अयोध्या डिस्प्यूट या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वो बहुत मशहूर है बाबर की हिस्ट्री में, है ना, आप इस पे जो है कर सकते हैं। तो जब फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज मालूम हुई और ये बात पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाई थी, है ना, कि वहां पे जो मॉस्क है, मस्जिद है, उससे पहले बिफोर मॉस्क देयर वाज अ टेंपल और नॉट, देयर वाज अ टेंपल और नॉट, क्या वहां पे मंदिर थी या नहीं थी, ये बात पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको तो मालूम है कि इजाजत दे दिया वहां पर बनाने के लिए। अपन कर सकते हैं कि हिस्ट्री में कितनी जरूरत है। अगर हम बात ये करें कि बाबर जब आए यहाँ पे तो उन्होंने जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स भी इंडिया में बनवाए हैं ना, और ये हर मुगल्स हैं, जैसे शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया इस तरह के। तो क्योंकि उस वक्त क्या होता था, एक चीज समझिए यहाँ पे कि कोई भी बादशाह जब बिल्डिंग्स बनाते थे, इमारत बनाते थे, तो केवल ये बिल्डिंग्स नहीं होती थी। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिससे हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझे शाहजहां के बारे में स्टडी करना है या आपको शाहजहां के बारे में स्टडी करना है, तो जाहिर सी बात है शाहजहां को समझने के लिए शाहजहां के जमाने में जो बनाए गए रेड फोर्ट या ताजमहल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। और एक चीज ये भी होता था कि कोई भी इमारतें होती थी ना, वो बेसिकली पावर होता था, वो सिंबल ऑफ पावर होता था। मतलब उससे ताकत का अंदाजा होता था, जितनी ऊंची इमारतें होंगी, जितनी ताकतवर इमारतें होंगी, उससे उतना ताकत का पता चलेगा। और दूसरी बात, मुगल्स बादशाह के वो रेसिडेंशियल एरिया भी होते थे, शाहजहां खुद रहते थे, तो जाहिर सी बात है डिफेंस तो चाहेंगे ही वो अपनी, है ना, या कोई आके अटैक नहीं कर दे, कोई ये नहीं कर दे। तो इस तरह की जो है बिट तो केवल सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता था, बल्कि एक सिंबल ऑफ पावर्स होती थी जिससे ताकत का पता चले। तो अगर हम ये बताएं कि बाबर साहब की मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स क्या हैं, तो लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि एक तो ये था कि बाबर को इंडिया में कम वक्त मिला, 1526 में आए, बैक टू बैक उन्होंने 3 लड़ाइयां की और 1530 में इंतकाल कर गए। तो इतना वक्त उनके पास था नहीं, बाबर के पास, कि वो इमारतें जो है वो बनवा सके या कर सके। लेकिन एक चीज जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि बाबर इंडिया में आके जो फर्स्ट मुगल जो मॉस्क है ना, वो बेसिकली पानीपत, आप जानते हैं पानीपत में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, तो पानीपत के ही आसपास उन्होंने एक मॉस्क बनवाया है ना, हरियाणा में ही आके बाबर ने, उसका नाम रखा उन्होंने काबुली मॉस्क। काबुली बेसिकली उनकी बीवी का नाम था, तो अपनी बीवी के नाम से उन्होंने एक मस्जिद तामीर कर दी हरियाणा के अंदर, बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो जो है उनके एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स का हिस्सा है, आज भी वो मस्जिद है, मैं खुद वहां पे नमाज अदा किया हूं जाके, है ना। तो वो पानीपत जो है वहां पे उस एरिया के अंदर वो वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। फिर मुगल बादशाह के अंदर एक चीज बहुत मौजूद था, बात के हुमायूं तो अपने जमाने में ये बहुत चीज किया कि इन लोगों को जो है गार्डन्स वगैरह बनाने का बहुत शौक था, जिसे कहते हैं मुगल्स गार्डन, ये कॉन्सेप्ट था, है ना। और गार्डन पे ऐसे होते थे कि इस टाइप से ये बनाते थे, बीच में क्या होता था और इससे वाटर्स निकल रहे हैं, यहाँ से वाटर्स, यहाँ से वाटर्स, और बीच में जो है उनका वो रेसिडेंशियल एरिया होता था। तो मुगल्स गार्डन भी है, और इसमें से कई गार्डन जो है बाबर ने भी खुद बनवाए इंडिया के अंदर आके, है ना, जैसे शालीमार वगैरह, कश्मीर वगैरह के अंदर। तो ये मॉन्यूमेंट जो है बिल्डिंग्स बनाया गया है।
तो हमने बहुत कुछ सीखा बाबर की हिस्ट्री के बारे में, कब आए, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, है ना। बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है वो क्या है बाबर से रिलेटेड, और फिर जो है फाइनली वो 47 जो है ना 1530 में इंतकाल कर गए। ठीक है, हम इसको बता दें, केवल हम इसको अगले लेक्चर्स पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे बाबर हैं, तो बाबर साहब जो है, इनके 4 बेटे का नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक का नाम है कामरान मिर्जा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बाबर के जो है जो सन्स हैं ना, 4 इंपॉर्टेंट अशकर, ऐसे भी होता है। ठीक है, हिंदाल मिर्जा और अशकर मिर्जा, और एक है यहाँ पे हुमायूं। तो जब बाबर इंतकाल किया 1530 में, और ये आपस में भाई हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा, क्योंकि 4 भाई थे, क्या कामरान बनेंगे, क्या अशकर बनेंगे, हिंदाल बनेंगे। तो इन सब के बीच में जो है एक डिस्प्यूट देखने को मिला, और क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। और आप सब जानते हैं कि फाइनली कौन, हुमायूं ही जो है वो मुगल बादशाह बने। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सुल्तानत हो, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था या लिखा हुआ हिस्ट्री के अंदर कि वो लोग ये नहीं सोचते थे जैसे हम इंतकाल करके तो हमने किसी को एडवाइस दे दिया कि वो बनेंगे या वो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिचुएशन के हिसाब से जो निकल गए वो अगला मुगल बादशाह बन गए। तो इन सब में अगर हम देखें कि कामरान मिर्जा या अशकर हिंदाल वगैरह, तो इनमें सबसे कामयाब या सक्सेसफुल और काफी एक्सपीरियंस, क्योंकि पानीपत के मैदान में जब बाबर पहुंचे थे तो हुमायूं भी वहां पे मौजूद था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी एक्सपीरियंस था इनको, और इन सब भाइयों में सबसे जो सक्सेसफुल रहे वो हुमायूं रहे। और अगला जो मुगल बादशाह होगा 1530 के बाद वो हुमायूं साहब ही होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हुमायूं मुगल बादशाह बने इंडिया का 1531 में, है ना, तो उनके सामने में क्या क्या चुनौतियां थी। तो जाहिर सी बात है अलग अलग जो रीजनल उस वक्त ताकतें थी वो भी एक चुनौती थी, चैलेंज था। जैसे गुजरात वाले थे या जो बंगाल बिहार में शेरशाह सूरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो भी एक चैलेंज था। लेकिन इन चैलेंज के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके अपने फैमिली वाले थे, अपने भाई थे, जिनसे उनको मुकाबला करना था। तो हुमायूं जब तख्त पे बैठे तो कोई आसान काम नहीं था हुकूमत चलाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चैलेंजेस थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो 10 साल तक हुकूमत की, और फिर बाद में शेरशाह सूरी उनको हिंदुस्तान छोड़ने पे मजबूर किया, और फिर वापस आके रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, दोबारा हुमायूं आने के बाद फिर से मुगल खानदान की शुरुआत हुई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो हुमायूं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। मैं सोचता हूं कि इसको पार्ट वाइज बनाएं और कम टाइम लेके बनाएंगे तो शायद स्टूडेंट इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। लंबी वीडियो हो जाती है थोड़ी परेशानी हो जाती है ना, हम इसको एक एक बादशाह के बारे में बनाएंगे तो सही रहेगा। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो हुमायूं के बारे में हम विस्तार से समझेंगे।